हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से टीबीएल कोचिंग के इस यूट्यूब प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह फिर जो है इस सेशन जो बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम का एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर जो है हम अपना सेशन शुरू कर चुके हैं। और इसमें जो है हम आपको बारी बारी से एक एक करके काफ़ी अधिक जो है मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो है एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी बढ़िया से हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम लोग बिहार आईटीआई जो 2019 का एग्ज़ाम हुआ था, बिहार आईटीआई 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें जो भी प्रश्न आपके आईटीआई बीसीसी बोर्ड द्वारा पूछ लिए गए थे, उन सभी प्रश्न में जो भी साइंस के सेक्शन होते हैं, इसमें 3 सेक्शन होता है। आई होप कि आप जानते होंगे। एक सेक्शन में जो है 50 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, उसके बाद 50 क्वेश्चन साइंस के होते हैं, उसके बाद 50 क्वेश्चन जो है जीके के होते हैं, जिसको सामान्य ज्ञान बोला जाता है। तो जो भी साइंस के यानी कि 50 क्वेश्चन जो भी साइंस के आपके पूछ लिए गए थे, उन सभी 50 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग 1 बाय 1 करके पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले हैं। आखिर क्या क्वेश्चन था, क्या पूछा गया था 2019 एंट्रेंस एग्जाम में। अभी 2020 का जो भी आपका एग्जाम हुआ था उसका हमारे पास क्वेश्चन अभी प्रोवाइड नहीं हो पाया है, हमारे पास नहीं आ पाया है, इसलिए अभी 2020 का नहीं लेकर आए हैं। लेकिन जल्द ही इसको भी 2020 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग इस चैनल पर लेके आएंगे। तो आई होप आप वेट कीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और हाँ, एक और जो है आपको सूचना देना चाहता हूँ मैं कि जो है यहाँ पे हम जो भी आपको पढ़ाएंगे, इस YouTube चैनल पे जो भी आपको हम पढ़ाएंगे उन सभी का क्यूज होगा। आई होप कि आप क्यूज समझते होंगे कि क्यूज होता क्या है। क्यूज होगा यानी कि जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे उन सभी प्रश्न का क्यूज होगा। और कहाँ होगा? तो टेलीग्राम चैनल पे होगा। आई होप कि आप टेलीग्राम चैनल के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए और जानिए कि आखिर टेलीग्राम चैनल होता क्या है, ज्वाइन कैसे करते हैं वगैरह जो भी है वो सब आप यूट्यूब से जान सकते हैं। अधिक से अधिक जो है टेलीग्राम चैनल के बारे में बताया गया है लोगों के द्वारा। तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे हम इस सभी क्वेश्चन को जो भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे उनका क्यूज होगा। अब ये तो बात पता लग गया कि आपका क्यूज होगा। लेकिन आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में ज्वाइन कैसे कीजिएगा? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, माय डियर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक करके टेलीग्राम चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक करके वहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड कराए हैं हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस पर आप डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा और डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा तो आपका टेलीग्राम चैनल जो है ओपन हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल जैसे ही आपका ओपन होगा तो उसमें क्या कर लीजिएगा, नीचे ज्वाइन का ऑप्शन देता होगा। क्या होगा? ज्वाइन का ऑप्शन नीचे लिखा होगा, उसी पे क्लिक कर दीजिएगा। इस ज्वाइन का ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो वो आप हमारे चैनल से ज्वाइन कर जाइएगा। अब बात तो हो गया, आप ज्वाइन भी कर लिए। आई होप कि आप इतना समझ रहे होंगे। तो ज्वाइन हमारे चैनल में ग्रुप में कर पाइएगा। कहाँ से करिएगा? आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, वहाँ ओपन कीजिए, वहाँ पे ऊपर में ही लिखा होगा टेलीग्राम ग्रुप लिंक, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा। यदि आपका मोबाइल में टेलीग्राम जो है ये ऐप नहीं होगा तो वो आपको प्ले स्टोर पर ले जाएगा। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद जो है फिर से मेरे वीडियो पर आइएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो टेलीग्राम आपका चैनल ओपन होगा, सॉरी ऐप ओपन होगा और उसमें जो है मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, अपने आप ही ओपन हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट आप नीचे में देखिएगा ज्वाइन का ऑप्शन लिखा होगा, तो उसमें ज्वाइन पे क्लिक कर लीजिएगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा। आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। ज्वाइन हो जाइएगा। अब ये क्यूज जो होगा ये कब होगा? तो माय डियर, आज जो है मैं इस वीडियो को आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ और आज तक का समय देता हूँ। और आज तक के समय के बाद कल यानी कि 21 जुलाई को 8 AM में जो है आपका क्यूज शुरू हो जाएगा। 8 AM में आपको क्यूज देना है। 8 AM में जो भी अभी हम क्वेश्चन बताएंगे उन सभी का क्यूज होगा। आखिर इससे पता लगेगा कि आप हमारे वीडियो को देखे हैं तो अच्छे से देखे हैं या नहीं, या फिर वहाँ पे आप यदि क्यूज कीजिएगा तो जो भी स्टूडेंट वहाँ पे है वो सारे बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले ही हैं। उससे क्या होगा कि उसमें आपका जो भी रैंक आएगा उससे पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी कहाँ तक है और आप किस तरह पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए पहले आप हमारे वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद वहाँ पे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद, ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद कल 8 AM जो है, कल सुबह 8 AM को मैं क्यूज शुरू कर दूंगा और उस समय आप क्यूज दीजिएगा। आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो हम अब यहाँ से अपना जो है क्वेश्चन और वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आज का फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपका कोई भी कन्फ्यूजन अभी भी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बोल दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। और आई होप आप जानते होंगे कि हम सारे कमेंट का रिप्लाई देते हैं।
तो कोई भी कन्फ्यूजन होगा कमेंट दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन और देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन क्या था जो बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछा गया था। बोल रहा है क्या कि किसी पिंड के वेग संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। तो संवेग बोल रहा है ना माय डियर। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग संवेग के बारे में जानते हैं क्या कि संवेग होता क्या है। तो संवेग यानी कि संवेग यानी कि क्या होता है माय डियर, संवेग यानी कि P इक्वल टू क्या होता है एम भी होता है। अब बोल रहा है कि एम भी संवेग परिवर्तन, तो जैसे ही संवेग परिवर्तन बोलता है तो माय डियर आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि जैसे ही परिवर्तन बोलेगा तो बट्टा में क्या लग देता है, टी लग देता है। जैसे आपको क्या बोला जाता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी कि बी बाई टी जो हो जाता है, यानी कि ये वेग हो गया और ये बटा में टी हो गया। क्यों? क्योंकि दर जैसे ही आता है वो बटा में टी चला जाता है। तो जैसे ही दर पूछेगा आपको बटा में टी लगा देना है। तो आपको संवेग परिवर्तन की दर बोल रहा है तो आपको संवेग का सूत्र तो मालूम रहा होगा कि एम भी होता है और परिवर्तन बोल दिया तो बटा में टी आ गया। तो ये जो है अब ये किसके बराबर होता है, जैसे तो माय डियर आप जानते होंगे कि संवेग में परिवर्तन की दर यानी कि एम भी बटा टी, ये जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला किसका होता है, परिणामी आवेग या फिर सिर्फ आवेग भी बोल सकते हैं। तो ये आपका आवेग का फॉर्मूला होता है और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका आवेग जो है, आप परिणामी आवेग जो है आपका राइट आंसर होगा और यही आपका सही उत्तर होगा। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। क्या होगा, समय में परिवर्तन की दर आवेग के बराबर होता है। आवेग यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है ये आवेग होता है। ओके, तो चलिए आई होप कि आप समझ गए क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की गति सबसे अधिक जो है वो किस में होती है ये आपको बताना है। तो सबसे अधिक ध्वनि की गति जो आपका ठोस होता है, ठोस होता है उसमें होता है। तो ठोस इसमें नहीं दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है माय डियर, यहाँ पे जो दे रखा हुआ है वो वायु दे रखा हुआ है, कांच दे रखा हुआ है, जल दे रखा हुआ है और उसके बाद काष्ठ दे रखा हुआ है। तो जिसमें जो है परमाणु जो भी आपके अणु वगैरह जो भी बन के परमाणु तैयार हुआ है उसमें जो भी जिसका भी सघनता अधिक होती है, जिसमें अंतराण्विक स्थान जो है काफ़ी कम होते हैं, वो जो है अधिकतर सघन कहलाते हैं और वो ठोस के रूप में कहलाते हैं। और उसी चीज में जिसमें सघनता अधिक होती है उसी वस्तु में सबसे अधिक ध्वनि का वेग होता है या फिर ध्वनि की गति होती है। तो सबसे अधिक सघनता किसमें होगा माय डियर, यदि वायु को आप ऑप्शन के साथ लेके चलिए तो वायु, उसके बाद तो कांच। तो वायु और कांच में सघनता किसमें अधिक होगी, वायु और कांच में सबसे अधिक सघनता तो कांच में होगी क्योंकि कांच थोड़ा सा ठोस के रूप में होता है। उसके बाद जल को लीजिएगा तो जल और कांच में भी किस में होगा, कांच में होगा। जल में तो थोड़ा कम ही रहेगा क्योंकि जल को जैसे ही आप धरती पे पृथ्वी पर डालिएगा वो जो है फैल जाएगा, लेकिन कांच को डालिएगा तो फूटेगा लेकिन एक ही जगह रहेगा, उसका आयतन जो है आकार एक ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद काष्ठ को देखिएगा तो काष्ठ यानी कि लकड़ी, समझिए कि लकड़ी। तो लकड़ी और कांच में जो सघनता होती है वो किसकी अधिक होती है, काष्ठ की होती है माय डियर। किसकी होती है, कास्ट की होती है। इसलिए आपका राइट आंसर जो निकल कर आएगा वो कास्ट होगा और यही आपका राइट आंसर होगा। यानी कि सबसे अधिक ध्वनि की गति जो है यहाँ पे बाई ऑप्शन चले तो आपका कास्ट होगा। या फिर यदि आपको इसी तरह दे रखा होगा तो आपका जो है याद रखिएगा ठोस में सबसे अधिक ध्वनि की गति होती है। जैसे मान लीजिए ये छड़ है और इस छड़ में यहाँ पे जो है आप किसी लोहे से प्रहार करते हैं इस छड़ पे, तो यहाँ पे आप कान लगाइएगा तो सुन पाइएगा। लेकिन यदि जल यहाँ पे तैर रहा है, जल यहाँ पे गिरा हुआ है, यदि आप यहाँ पे मारिएगा तो यहाँ पे कान लगाइएगा तो सुनाई देगा यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा सुनाई देगा, बहुत कम, इसकी अपेक्षा जो है बहुत कम यहाँ पे सुनाई देगा। इसलिए जो है ठोस में ध्वनि की गति काफ़ी अधिक होती है। ये क्वेश्चन जो है आपके 2019 बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। रेडियो सक्रिय की जो है इकाई वो निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेडियो सक्रिय की जो है खोज किनके द्वारा किया गया था। तो माय डियर रेडियो सक्रियता की खोज जो है आपके हेनरी बैकुलर के द्वारा किया गया था। माय डियर किनके द्वारा किया गया था, हेनरी बैकुलर के द्वारा किया गया था।
तो इन्हीं के नाम पे जो है इसको जो है सूचित या फिर इकाई इसका रख दिया गया, यानी कि बैक्यूरल इसका इकाई रख दिया गया था। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, रेडियो सक्रियता की इकाई जो है आपका बैक्यूरल हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बैक्यूरल आपको याद रखना है, ये आपका 2019 इंटर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या कि रबर के व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है। तो रबर के व्यापारिक वल्कनीकरण में आपको याद रखना है कि किसका प्रयोग शामिल है, गंधक का। रबर का वल्कनीकरण जो किया जाता है, गलाया वगैरह जाता है, उसमें गंधक का इस्तेमाल किया जाता है। तो गंधक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए गंधक यहाँ पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है। स्ट्रेंजर गैस किसे बोला जाता है, तो इसको आपको याद रखना होगा। जेनॉन जो है ये आपको स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है और यही आपका राइट आंसर होगा। जेनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस के जो है नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप बात करेंगे इस तीनों गैस का, तो ये तीनों गैस जो है आपके अक्रिय गैस में शामिल है। क्या है माय डियर, अक्रिय गैस में शामिल है। और ये बात करें नाइट्रस ऑक्साइड जिसे N2O बोला जाता है, इसको जो है हम लोग हाथ से गैस कहते हैं, यानी कि हंसाने वाला, यानी कि हाथ से गैस। यदि पूछेगा कि हाथ से गैस का सूत्र क्या होता है तो N2O और उससे बोला क्या जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, और ये तीनों जो है एक अक्रिय गैस है। तो यहाँ पे राइट आंसर निकल कर क्या आया है माय डियर, यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आया है वो आपका जो है जेनॉन है, और इसको याद रखना है, जेनॉन जो है स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बोल रहा है क्या कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या है। तो कार्बन का शुद्ध रूप आप आसानी से जानते होंगे, क्या है, हीरा है। हीरा जो है कार्बन का शुद्ध रूप होता है। ग्रेफाइट जो है क्या है, ग्रेफाइट जो है धातु का सुचालक होता है, अधातु होते हुए भी। और यहाँ पे चारकोल का चूर्ण होता है जो काला टाइप का रहता है। और फ्लोरीन जो है अत्यधिक ऋणात्मक, क्या है, अत्यधिक ऋणात्मक तत्व होता है। अत्यधिक ऋणात्मक तत्व क्या होता है, फ्लोरीन होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ पे राइट आंसर निकल कर क्या आएगा माय डियर, यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा होता है, यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सारे क्वेश्चन को देखने के बाद आपको अनुमान लगता होगा माय डियर कि जो है क्वेश्चन 2019 में आखिर पूछे गए थे, कैसे पूछे गए थे और कैसे कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इससे अनुमान लगता है देखने से। इसलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऐसे में जो है पूरे जो है साइंस का हम सेशन चलाएंगे जिसमें एक भी क्वेश्चन जो है हमारे चैनल से बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मृदु है। सबसे अधिक मृदु क्या है वो आपको बताना है। तो इसमें देखिएगा बाई ऑप्शन चलिएगा तो सोडियम दिया है, एल्युमिनियम दिया है, आयरन दिया है और लिथियम दिया है। तो सबसे जो है आपको अधिक मृदु देखना है। तो सबसे अधिक मृदु जो है आपका सोडियम होगा और यही आपका राइट आंसर होगा। इसको आपको याद रख लेना है, सोडियम जो है सर्वाधिक अधिक मृदु तत्व होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है। जो सोचने का काम आता है मस्तिष्क का, वो कौन सा भाग होता है। तो अग्र मस्तिष्क जो होता है माय डियर, वो सोचने का कार्य करता है, सोचने की क्षमता को प्रदान करता है। तो ये अग्र मस्तिष्क जो है आपको याद रखना है। आपका मस्तिष्क जो है 3 प्रकार के होते हैं। मध्य मस्तिष्क के जो है भाग होते हैं वो 3 भाग में बटे रहते हैं। एक मध्य मस्तिष्क, एक अग्र मस्तिष्क और एक पश्चिम मस्तिष्क। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो आंसर होगा अग्र मस्तिष्क जो है सोचने के काम आता है, सोचने का जो भी क्षमता होता है वो अग्र मस्तिष्क द्वारा होता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है क्या कि मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है। तो मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है। तो मूत्र में 2 प्रकार के विटामिन उत्सर्जित होते हैं। कौन कौन, विटामिन बी और सी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पे बी और सी आपका राइट आंसर होगा। मूत्र में जो उत्सर्जित होते हैं विटामिन वो बी और सी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो 10th नंबर स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस एक रोग का कारण विषाणु है, यानी कि विषाणु द्वारा होने वाला रोग को आपको बताना है। तो विषाणु द्वारा होने वाला रोग यदि आप बाई ऑप्शन चलेंगे तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन 1 नंबर में यक्षमा है, जिसे टीबी बोला जाता है। क्या बोला जाता है माय डियर, टीबी बोला जाता है। टाइफाइड है, उसके बाद इन्फ्लुएंजा है, उसके बाद डिप्थीरिया है। तो इसका कोई भी आंसर जो है मैच नहीं कर रहा है। ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो मैच कर रहा है। और ये इन्फ्लुएंजा जो है आपका वायरस जनित जो है
रोग है होता है, और वायरस जनित रोग होता है, और ये वायरस के कारण होता है। यक्षमा जो है आपका जीवाणु से होता है, टाइफाइड भी जीवाणु से होता है, डिप्थीरिया भी जो है आपका डिप्थीरिया जो है आपका प्रोटोजोआ से होता है। क्या होता है? प्रोटोजोआ से होता है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? इन्फ्लुएंजा जो है आपका राइट आंसर वो है विषाणु जनित रोग है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 11वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 11वें नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है? त्वचा एक श्वसन अंग है। त्वचा द्वारा सांस लेने वाला जंतु क्या कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है मेढक जो है त्वचा द्वारा सांस लेने वाला जंतु है, और यही आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव होती है? तो आपको याद होगा कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव होती है? तो आपका माय डियर ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। यहाँ पे देखिएगा तो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे ब्रोन एक दे रखा हुआ है, और एक दे रखा हुआ है आपका क्या ब्रोमीन दे रखा हुआ है। तो ब्रोमीन जो है आपका राइट आंसर होगा, ब्रोमोन आपका राइट आंसर नहीं होगा। पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाए जाने वाला धातु है माय डियर। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो है आपका अधातु है, और जो है थर्ड नंबर ऑप्शन जो है आपका धातु है। इसलिए आप पारा मत मारिएगा, क्वेश्चन को सही से देख लीजिएगा कि अधातु पूछ रहा है या धातु। अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन होगा, और धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा। तो आई होप आप यहाँ पे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 13 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है क्या कि कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की संयोजकता क्या है? कैल्शियम परमाणु संख्या का जिसका 20 होता है परमाणु संख्या, इसकी संयोजकता क्या है? तो आई होप कि आपको संयोजकता निकालने आता होगा। कैसे निकालना आता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हुआ? 2 2 4 1s2 2s2 2p6 यानी कि 4 अच्छे 10 10 2 12 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 18 हुआ। और उसके बाद क्या हो जाएगा माय डियर? 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s कितना हो जाएगा? 2 4 6 उसके बाद 6 10 10 2 12 12 6 18। तो इस पर क्या बचेगा? 2 ना बचेगा। और 12वीं कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही जो है आपकी संयोजकता कहलाती है। तो 12वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है जो है आपका कॉन्फिगरेशन जो आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, जो ऊपर वाला आता है 12वीं कक्षा में, वही आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। और वो क्या है आपका? 2 है, इसलिए आपका संयोजकता यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकालना आता होगा तो हम उसका भी वीडियो बनाएंगे। सब टॉपिक जो है हम बारी बारी से कंप्लीट करेंगे, आप चिंता ना रखिएगा। हम जो है पूरा कोर्स को आपको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। चलिए सिर्फ को चैनल से बने रहिएगा और इसको अधिक से अधिक प्यार देते रहिएगा, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स में शेयर करते रहिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो आपको याद होगा शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है शुद्ध जल का पीएच मान 7। ओके, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? जो खाने वाला सोडा होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक सूत्र इसका जो है वो है माय डियर वो आपका NaHCO3 होता है। और इसको यदि आप बोला जाए पर जो आपका दैनिक जीवन में जो इसको बोला जाता है, इसको बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है माय डियर। इस खाने वाले सोडे को NaCO3 जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं, इसे जो है खाने का सोडा भी बोला जाता है और बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। और Na2CO3 जो होता है वो आपका क्या होता है? धुआं सोडा होता है, धोने के काम आता है। और NaCl जो होता है वो आपका क्या होता है माय डियर? NaCl जो होता है नमक का सूत्र होता है, नमक होता है। और NH4Cl ये जो है मीथेन क्लोराइड होता है। ओके, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 16 नंबर क्वेश्चन आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है क्या कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 है। ओके, 3p5 है आवर्त सारणी में इसका स्थान होगा। तो इसको आप यदि देखिएगा तो ये जो है तत्व बोला जा रहा है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा हुआ है क्वेश्चन में, इसको देखेंगे तो ये कौन नंबर का तत्व है? तो 2 2 4 और 4 अच्छे 10 10 2 12 12 5 17 17 नंबर का जो है आपका ये तत्व है। तो इसका जो सही उत्तर निकल के आएगा ये जो है आवर्त 3 और वर्ग 7a में विद्यमान रहेगा। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोला जाता है, ये जो है आपका
तत्वों को पहचान कर रहा है कि आखिर तत्व का नंबर क्या था, यानी कि 17 नंबर का तत्व था वो, और वो 17 नंबर तत्व होगा किस में, तो आवर्त 3 में होगा। और वर्ग वर्ग देखें तो वर्ग 7 का ए में होगा। तो यदि आपको आवर्त सारणी के बारे में जानकारी नहीं है तो इसका भी हम वीडियो आगे बनाएंगे, और सब जो है सारे चैप्टर को एक एक करके क्लियर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा ये आपका ये वाला आएगा। तो ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा इसको शॉर्ट में ही लेके चलते हैं और जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, नहीं तो थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाएगा और आपका टाइम भी लॉस हो जाएगा। ठीक है, यदि 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि निम्न में से किस पर ऋणावेश होता है। ऋणावेश किस पे होता है, तो यदि आप बात करें अल्फा की, तो अल्फा पे जो होता है वो पॉजिटिव आवेश होता है, बीटा पर जो होता है वो आपका निगेटिव रहता है, और ये जो गामा पर होता है इस पर कोई आवेश नहीं रहता है। क्या होता है माय डियर, इस पर कोई आवेश नहीं रहता है। तो आपको याद रखना है अल्फा पर पॉजिटिव, बीटा पर निगेटिव यानी कि ऋणात्मक, इसमें धनात्मक, और इसमें कुछ भी नहीं, कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऋणावेश पूछा है, तो इसलिए आपका बीटा जो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 18 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि पॉलीथीन किस यौगिक का बहुलक है। पॉलीथीन जो है वो किस यौगिक का बहुलक है ये आपको बताना है। तो पॉलीथीन जो होता है वो आपका एथीन का यौगिक होता है, एथीन ग्रुप में आता है। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है सी आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। एथीन का बहुलक होता है पॉलीथीन, इसको याद रखिएगा। एथीन जो का जो है बहुलक होता है पॉलीथीन। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है क्या कि जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। तो जल है, जैसे मान लीजिए ये जल है और जल में एक छड़ ऐसे डूबी हुई है, और आप यदि देखिएगा ऊपर से, यहाँ से यदि आप देखिएगा तो जब देखिएगा तो ये छड़ जो है ऐसे ऐसे प्रतीत आएगी, यानी कि यहाँ से मुड़ कर ऐसे प्रतीत होगी। तो ये किस कारण होती है, अपवर्तन द्वारा होती है, परावर्तन द्वारा होती है, या फिर प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता के कारण होती है। तो यहाँ पे आपको बता दें, यदि आपको प्रतीत वाला कहीं भी आंसर क्वेश्चन में पूछेगा, प्रतीत उस क्वेश्चन में आ जाएगा, तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, अपवर्तन के कारण होता है। क्या होता है, अपवर्तन के कारण। प्रतीत की जो भी क्वेश्चन में आपको प्रतीत शब्द आ जाएगा, आप समझ जाइएगा कि वो अपवर्तन के कारण होता है, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। अपवर्तन आपको याद रखना है। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 20 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है क्या कि एक तरल की चाल 330 मीटर पर सेकेंड तथा तरंग दैर्घ्य 3 मीटर हो तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो माय डियर यहाँ पे आवृत्ति ज्ञात करना है, और आवृत्ति का सूत्र क्या होता है माय डियर, आवृत्ति का सूत्र यही होता है, जो चाल दिया रहता है, तरंग की चाल जो दे रखा हुआ है, शॉर्ट में लिख देते हैं, तरंग की चाल बटा तरंग दैर्घ्य की लंबाई जो भी होती है वो बटा में रहती है। तो यहाँ पे तरंग दैर्घ्य की लंबाई हो जाएगा। ओके, बटा में। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। और चाल आप यदि यहाँ पे से देखिएगा तो चाल कितना दे रखा हुआ है आपका 330 दे रखा हुआ है, तो 330 और बटा में तरंग दैर्घ्य की लंबाई कितनी दे रखी हुई है 3 से काटिएगा तो ये 11 बार में कट जाएगा, यानी कि 11, और ये 0 है तो 0, यानी कि 110 प्रति सेकंड आ जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर, 110 प्रति सेकंड। क्यों, क्योंकि यदि ऊपर में मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड है, और यहाँ पे क्या है नीचे में मीटर है, तो ये तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और सेकंड क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा, तो सेकंड नीचे चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा प्रति हो जाएगा, इसलिए आपका 110 प्रति मीटर सेकेंड आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये आपका सही उत्तर होगा। आपको याद रखना है चाल बटा तरंग दैर्घ्य, आपको आवृत्ति का सूत्र याद रखना है, चाल बटा तरंग दैर्घ्य आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक 21 बोल रहा है क्या कि न्यूनतम संभव ताप क्या होता है। तो न्यूनतम संभव ताप जो होता है माय डियर वो आपका 273 डिग्री सेल्सियस होता है। न्यूनतम संभव ताप जो होता है माय डियर वो 273 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में, हम भी यहाँ पे देख रहे हैं कि आखिर 273 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आंसर सिर्फ क्यों दे रखा हुआ है। यहाँ पे जो है माय डियर यहाँ पे निगेटिव चार्ज भूल गए हैं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, -273 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या होगा, -273 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसको याद रखिएगा, आपका न्यूनतम संभव ताप क्या होता है -273 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब उसकी चाल होगी। यानी कि यहाँ पे आपको गतिज ऊर्जा दे रखा हुआ है, और चाल यानी कि आपको वेग फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो गतिज ऊर्जा की आपको फॉर्मूला लिखवाएं, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है 1/2 mv² होता है, यही ना होता है माय डियर।
तो 1/2 mv² होता है। तो यहाँ पे आपको देखिएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपका गतिज ऊर्जा इस प्रश्न में 1 जूल दे रखा हुआ है, अर्थात 1 जूल काइनेटिक एनर्जी दे रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो 1/2 है तो 1/2, और m जो है m यानी कि मास जो होता है यानी कि द्रव्यमान आपको दे रखा हुआ है कितना 1 kg दे रखा हुआ है, तो 1 kg द्रव्यमान दे रखा हुआ है। उसके बाद v आपको नहीं मालूम है, यानी कि v यानी कि चाल यानी कि वेग, तो आपको v का मान ज्ञात करना है तो v हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इसको फाइंड आउट कीजिएगा तो यहाँ पे ये 2 जो है बट्टा में है, इधर आएगा तो गुना में जाएगा, यानी कि 2 बराबर v² हो जाएगा, 2 इक्वल टू v² होगा। अब यहाँ से देखिएगा तो v² यानी कि ये स्क्वायर जो है इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि v इक्वल टू अब क्या आ जाएगा √2 आएगा। और √2 का मान आपको याद होगा कि √2 का मान क्या होता है माय डियर, √2 का मान जो होता है 1.417 इसी तरह समथिंग होता है। तो यहाँ पे 1.47 जो है आपका, यदि ऑप्शन देखिएगा तो 1.4 ही मीटर पर सेकेंड करके दे रखा हुआ है, तो इसलिए आपका 1.4 जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 mv², और इसी फॉर्मूले पे जो है ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है। जी का मान निर्भर किस पे करता है, तो जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसकी सतह पर जो है, इसकी सतह पे इस सतह जो है, ये सतह जो है इस पे जो है जी का मान, जी यानी कि त्वरण, गुरुत्व त्वरण जो होता है, गुरुत्व त्वरण जो होता है ये निर्भर करता है किस पे निर्भर करता है, केवल द्रव्यमान पर, पृथ्वी के द्रव्यमान पर। ये यहाँ पे पृथ्वी के द्रव्यमान बोल रहा है माय डियर, ऑप्शन को देखेगा तो यहाँ पे जो है पृथ्वी के द्रव्यमान बोल रहा है। केवल ग्रह की त्रिज्या पर, यानी कि जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है उस पर निर्भर करती है, या फिर द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर। तो माय डियर यहाँ पे गुरुत्व त्वरण की बात की जाए तो गुरुत्व त्वरण पृथ्वी का जो होता है वो जो है 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ये गुरुत्व त्वरण जो है पृथ्वी का होता है, और ये निर्भर जो करता है वो द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है, यानी कि जितना अधिक जो है ये भारी होगा उतना ही अधिक जो है इसकी जो है त्वरण की मान होगी, और जितना इसकी त्रिज्या होगी, ये वाला त्रिज्या जो है, ये त्रिज्या जितना अधिक होगी उतना ही इसकी त्वरण जो है वो कम होगी। तो यानी कि निर्भर जो है जी का मान वो त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों पर करता है। क्या होता है माय डियर, त्रिज्या और द्रव्यमान पर दोनों पर ये जो है निर्भर करता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि ठंडे प्रदेशों में जल के पाइप कभी कभी फट जाते हैं क्योंकि, जैसे मान लीजिए ये जल का पाइप है, ये पाइप है, ठीक है, ये ठंडे बोल रहा है कि ठंडे प्रदेशों में ये जो है ठंडे प्रदेशों में जल के पाइप कभी कभी फट जाते हैं। तो कब फटेंगे माय डियर, ठंडे प्रदेशों में जब भी यहाँ पे अधिक ठंडी गिरेगी, तो जब अधिक ठंडी गिरेगी तो ये इसमें जो है पूरा बर्फ जम जाएगा। क्या होगा, पूरा बर्फ जम जाएगा। अब पूरा बर्फ जम जाएगा इसमें, इसके अंदर, तो क्या होगा, इसमें पूरा बर्फ जमेगा तो थोड़ा सा इसका आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा ना जी, आयतन जब बढ़ेगा तो अभी तो जाके ये फटेगा। तो क्या क्या बोल रहा है ऑप्शन ए नंबर पढ़िएगा। तो ऑप्शन ए नंबर बोल रहा है कि तापक्रम कम होने पर बर्फ का आयतन कम हो जाता है। तापक्रम कम होने पर बर्फ का आयतन कम होगा, नहीं ना होगा, अधिक हो जाएगा माय डियर, क्या होगा, अधिक होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। यदि ये यहाँ पे देखिएगा तो तापक्रम कम, यानी कि ठंडा जो है समय है तो तापक्रम तो कम होगा, और तापक्रम कम होने पर बर्फ का आयतन जो है बढ़ जाता है। ये वाला आपका राइट आंसर है, जो है आपका जो है आयतन बढ़ जाएगा कब, जब यदि यहाँ पे ठंडा अधिक गिरेगा तो इसमें बर्फ का जो आयतन होगा वो बढ़ जाएगा। जैसे आप देखिएगा, आप पानी को जमाते हैं, बर्फ वगैरह देखते होंगे, तो बर्फ जमाते हैं तो उसका जो है आयतन क्या हो जाता है, थोड़ा सा घट जाता है। जब आप बर्फ़ को जमाते हैं, फ्रिज में रखकर जमाते हैं, तो इतना पानी रखते हैं और आप देखते हैं जब जमता है तो थोड़ा सा अधिक हो जाता है कि नहीं, थोड़ा अधिक फैला हुआ दिखता है। इसलिए जो है वहाँ पे आपका ये वाला थोड़ा सा फैलेगा, यानी कि इस पाइप के अंदर जो है ये बर्फ़ का आयतन जो है बढ़ेगा, यानी कि ये थोड़ा सा फैलेगा। तो क्या होगा, ये भी फटना तो ज़रूरी है, फटवे करेगा। यदि आपको अधिक भोजन करने लायक से अधिक आपको भोजन दे दिया जाए तो क्या कीजिएगा, अभी खाइएगा और आधा घंटे के बाद क्या कर लीजिएगा, बाथरूम का यूज कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि अधिक खा लीजिएगा तो जल्दी से आपका जो है डाइजेशन का क्रिया शुरू हो जाएगा और आपको अधिक से जल्दी बाथरूम जाना होगा, आपको बाथरूम करना होगा।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को भी देख लेते हैं। तो सी नंबर बोल रहा है क्या कि तापक्रम कम होने से जल का घनत्व कम होता है। तो जब जल का घनत्व कम ही हो जाएगा तो फटेगा थोड़ी, नहीं ना फटेगा, नहीं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर बोल रहा था कि जो है आपका तापक्रम कम होने पर बर्फ का आयतन बढ़ जाता है। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त कर लेती हैं, तो त्वरण का मान ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए माय डियर हम जो है थोड़ा सा इस यहाँ पे एक ऐड किए हैं पिक, जिसको आपको देखना होगा। यहाँ पे हम यदि बनाते हैं तो इसको यहाँ पे जो है हम चूँकि अपनी उंगली से यहाँ पे राइटिंग करते हैं, तो यहाँ पे उंगली से संभव नहीं है इतना लिख पाना, इसलिए हम यहाँ पे इसको ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्वेश्चन में दे रखा हुआ है रेलगाड़ी का प्रारंभिक वेग क्या है, u = 0 है। आप जानते हैं यदि आपका प्रारंभिक वेग यहाँ पे नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा हुआ है, यदि आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल जब शुरुआत में स्टार्ट कीजिएगा तो प्रारंभिक वेग तो 0 ना होगा, उसके बाद ना धीरे धीरे आपका चाल बढ़ेगा तो दूसरा कुछ चाल होगा। तो प्रारंभिक वेग जो है आपका 0 है। ओके, नहीं दे रखा हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है प्रारंभिक वेग हमेशा 0 होता है जब भी आप कोई भी गाड़ी स्टार्ट करते हैं तब। ओके, और अंतिम वेग दे रखा हुआ है v = 40 किलोमीटर पर आवर। अब आप यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर देखिएगा तो ऑप्शन में जो है सिर्फ मीटर पर सेकेंड में दे रखा हुआ है, जो भी आंसर दे रखा हुआ है मीटर पर सेकंड में दे रखा हुआ है, तो इसलिए आपको इस 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो आपको हम बताए हैं 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि मीटर पर सेकंड यानी कि छोटा वाला में चेंज करने के लिए ऊपर वाला में छोटा रहेगा, और किलोमीटर पर में चेंज करना होगा तो 40 को 18/5 से गुना करना पड़ता है, यानी कि ऊपर वाला बड़ा होता है। तो छोटा में छोटा से गुना करेंगे, बड़ा में बड़ा से गुना, यानी कि मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो छोटा वाला 5 है, इसलिए 5/18 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे गुना किए तो आपका क्या आ गया 100/9। यहाँ पे 100/9 जो है आपका मीटर पर सेकेंड अंतिम वेग आ गया। उसके बाद आप देखिएगा तो समय जो लगा रहा है वो 10 मिनट लगा रहा है, तो मिनट में तो यहाँ पे नहीं दे रखा हुआ है समय, सेकंड में दे रखा हुआ है, इसलिए आपको मिनट को भी सेकंड में चेंज करना होगा। तो सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 10 में 60 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 600 सेकंड हो जाएगा, यानी कि सेकंड का संख्या क्या आ गया 600 हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना था, यहाँ पे त्वरण का मान निकालना था। तो त्वरण आपको याद है, त्वरण का सूत्र क्या होता है v - u, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटा में 2। तो अंतिम वेग कितना था 100/9 और प्रारंभिक वेग 0 था, माइनस कर दिए, उसके बाद बटा में 600 कर दिए। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 1/54 जो है आपका निकल कर आंसर आएगा, और यही आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे आप इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 1/54 आएगा। 1/54 मीटर पर सेकेंड आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो है इस सेशन को माय डियर यहीं पे थोड़ा सा एंड करते हैं, क्योंकि जो है 25 क्वेश्चन और बच रहे हैं। यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के, तो यहाँ पे हम 25 क्वेश्चन को देख चुके हैं। कुछ चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको यहीं पे स्किप कर रहे हैं, और ये 25 क्वेश्चन जो है आप आज देख लीजिएगा। उसके बाद कल जो है 25 क्वेश्चन हम यहाँ पे करा देंगे, और उसके बाद उसका क्यू जो है आप याद रखिएगा 8 AM सुबह आपको ये जो है, और 25 क्वेश्चन जो भी है उन सभी 25 क्वेश्चन को आप सुबह भी देख लीजिएगा। ये वाला 25 क्वेश्चन आज देख लीजिएगा, उसके बाद हम शाम तक 25 क्वेश्चन और बच रहे हैं उसका वीडियो बना देंगे, उसको कल सुबह 6 बजे 7 बजे तक देख लीजिएगा। उसके बाद 8 o'clock यानी कि 8 AM में जो आपका क्यूज शुरू होगा उसको आपको करना है, और उसमें आपको आपका अपना स्कोर देखना है कि आखिर आपका स्कोर क्या आ रहा है, और आप कितना अच्छे तरह से ये सारे क्वेश्चन को देखे हैं, और आप सभी स्टूडेंट में कितने नंबर पे हैं, कितने स्थान पे हैं। तो चूँकि आज जो है क्यूज इसलिए नहीं शुरू कर रहे हैं क्योंकि जो है सारे स्टूडेंट अभी ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन कर लेंगे तो सब एक साथ शुरू होगा तो सही रहेगा। सभी बच्चों को ज्वाइन करवाइए, अधिक से अधिक जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनको ये ग्रुप शेयर कीजिएगा, ये वीडियो शेयर कीजिएगा, इससे जो है वो ज्वाइन कर पाएंगे टेलीग्राम। अधिक बच्चे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, अधिक बच्चे में आपको क्यूज करने में भी आसानी होगा और अच्छा लगेगा क्यूज करने में भी। ओके, तो अभी चूँकि 50-60 बच्चे हैं, आप ज्वाइन कीजिए जल्दी से जल्दी, और कल 8 AM में जो क्यूज होगा उसका वेट कीजिए, और ज़रूर से ज़रूर हमारे वीडियो को इसको लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाले और भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। ओके, तो चलिए इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।